This is second video of teaching and research aptitude for UGC NET, CBSE NET and B.Ed etc. And this is for general paper 1. तो देखिए दूसरा वीडियो है जो कि मैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए बना रहा हूँ और ये यूजीसी नेट, सीबीएसई नेट और बीएड वगैरह के एग्जाम के लिए यूजफुल है और उसका जो फर्स्ट पेपर होता है यानी जनरल पेपर 1 उसके लिए ये वीडियो मैं खास तौर से बना रहा हूँ. So good teaching depends on aptitude, qualities and roles of a teacher. What is aptitude? Aptitude is basically the natural bent of mind. इंसान के दिमाग का कुदरती झुकाव. तो शिक्षा के लिए अगर कुदरती झुकाव है किसी इंसान के अंदर तभी वो अच्छा शिक्षक बन सकता है. सेकंड है क्वालिटी, यानी उसके मॉरल्स क्या हैं, इसके थॉट्स क्या हैं और उसकी इंटेंशंस क्या है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट. तो ये सारी चीजें क्वालिटीज में आती. और नंबर 3 है रोल्स, यानी टीचर क्या क्या रोल अदा करता है, क्या क्या भूमिकाएं निभाता है. तो इस वीडियो में मैं इन 3 चीजों को ही डिस्कस करूंगा: एप्टीट्यूड, क्वालिटीज एंड रोल्स. टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. तो आपने अभी तक सोचा कि ये जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है इसका नाम इस तरह का क्यों रखा गया है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. तो इसमें रिसर्च क्या चीज है और एप्टीट्यूड क्या है. टीचिंग के बारे में तो हमने अब तक डिस्कस कर लिया. अब तक जो हमने बात की है वो बेसिक्स के बारे में की है. लेकिन ये आपका जो टेस्ट है ये सारा बेस्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च के ऊपर. तो देखिए अब से 50-60 साल पुरानी अगर हम बात करें तो उस जमाने के टीचिंग मेथडोलॉजी में और आज के में जमीन आसमान. उस जमाने में जो हमारा एग्जाम होता था उसमें भी छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास तक 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करना होते थे. सारे डेस्क्रिप्टिव टाइप होते थे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारा लिखना होता था. आज पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है. आज मल्टीपल चॉइस भी आ गए, फिलअप्स भी आ गए, ट्रू फॉल्स भी आ गए, मैचिंग क्वेश्चंस भी आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ गए. तो बहुत तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स. और ये सब काय से आया है, ये सब रिसर्च से आया है. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. जो टीचिंग मेथड है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है. पुराने जमाने में टीचर जब क्लास में घुसता था तो वो घुसते के साथ ही 2-4 बच्चों को डांटता था. अगर बच्चे कुछ शैतानी कर रहे हैं तो पिटाई भी हो जाती. लेकिन आज वो माहौल नहीं. आज हम बात कर रहे हैं कि आप बच्चों की तरह प्यार करिए, उनसे बेतकल्लुफी बरतिए, उनसे दोस्ती निभाइए, उनसे हंसी मजाक कीजिए. पहले ऐसा कुछ नहीं. पहले तो टीचर क्लास में जब घुसता था तो कोई स्केल लेके आता था, कोई छंटी लेके आता था, कोई डंडा लेके आता था. एक टेरर बिठाना होता था बच्चों के दिमाग. आज वो माहौल खत्म हो चुका. अब जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उसके हिसाब से बच्चे को कतई टच नहीं करना है, मारना नहीं है, पिनलाइज नहीं करना है, सजा नहीं देना है. बिल्कुल चेंज हो चुका है. पैटर्न चेंज हो चुका है. तो आज इन्हीं सब चीजों पे रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के बाद जो चीज स्टूडेंट के हिसाब से फेवरेबल है, जिससे उसको ज्यादा फायदा होता है, जिससे जल्दी सीखता है, वो मेथड अप्लाई किए जा रहे हैं. तो उसके लिए एक कंटिन्यूअस रिसर्च चल रही है. नए नए टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं.
आज कॉम्पिटिशन्स में मेंटल लेवल चेक करने के लिए मेंटल एबिलिटी के टेस्ट, बड़े सिंपल टेस्ट होते हैं। उसमें कभी फिगर से चेक किया जाता है, कभी बिल्कुल छोटे क्लास की जो अरिथमेटिक वगैरह है, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में कॉमन सेंस के ऊपर होते हैं, किसी में जनरल नॉलेज के ऊपर होते हैं। तो इन सब मेथड से वाक़ई दिमाग की कैपेसिटी क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, वो जज किया जाता है। और ये छोटे में बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी के जितने एग्ज़ाम, इन सब में वो चीज़ें पूछी जा रही हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन्स होते हैं, जो कि एक छठे क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है अगर उसे ट्रेन करें। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। वो ट्रेन करने वाला सही होना चाहिए, वो आप किसी भी क्लास के बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सारी रिसर्चेज़ होने के बाद ही आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि क्या मेथड हमें अडॉप्ट करना चाहिए। आज बच्चों को लंबे-लंबे क्वेश्चन्स के लंबे-लंबे आंसर नहीं याद करना पड़ते। खाली उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा कराई जाती है। तो इसलिए आज के दौर में नई-नई चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। नए-नए टीचर के रोल हैं। तो अब हम बात करेंगे टीचर के जो अलग-अलग रोल होते हैं, उनके बारे में। So, this is the introduction. The aptitude of any student is the internal ability or talent of the student that makes a difference with other students. One simply cannot cultivate aptitude. Rather, the aptitude of the student totally depends on the practices. To be strong in the aptitude, students must have an enormous interest in the area in which they are interested. Teaching aptitude totally depends on an individual's interest towards teaching. To be a good teacher, one must have a combination of behavioral characteristics as well as cultural characteristics. The person with real teaching aptitude must be curious, open minded, and obviously, she must have in depth knowledge of the subject, including love and faith for students. अर्थात किसी भी छात्र की योग्यता उस छात्र की आंतरिक क्षमता या प्रतिभा है जो अन्य छात्रों से अलग पहचान बनाती है। योग्यता को केवल विकसित नहीं किया जा सकता, बल्कि छात्र की योग्यता पूरी तरह से अभ्यास पर निर्भर करती है। योग्यता में मजबूत होने के लिए छात्रों को उस क्षेत्र में बहुत अधिक रुचि होनी चाहिए जिसमें वे रुचि रखते हैं। शिक्षण योग्यता पूरी तरह से शिक्षण के प्रति व्यक्ति की रुचि पर निर्भर करती है। एक अच्छा शिक्षक होने के लिए व्यक्ति में व्यावहारिक विशेषताओं के साथ-साथ सांस्कृतिक विशेषताओं का संयोजन होना चाहिए। वास्तविक शिक्षण योग्यता वाले व्यक्ति को जिज्ञासु, खुले विचारों वाला होना चाहिए और जाहिर है उसे छात्रों के लिए प्यार और विश्वास सहित विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए ये सारी क्वालिटीज जरूरी है। तो ये सब चीजें जो हैं एप्टीट्यूड में कवर होती हैं। तो किस तरह से किसी की रुचि है, जो सामान्य या कुदरती रुचि है, वो होना बड़ा जरूरी है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए। स्टूडेंट का तो खाली हम ये देखेंगे कि वो किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसकी वही स्ट्रीम बड़े क्लासेस में जाके उसको चुनना चाहिए।
और बच्चों के झुकाव के हिसाब से ही उनको पढ़ाना ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो धीरे-धीरे ये सिस्टम शुरू होता जा रहा है कि छोटे क्लासों से सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स जिसमें उस बच्चे की ज़्यादा रुचि होती है, वो शुरू किए जाते हैं। अभी इसमें वक़्त लगेगा, लेकिन एक वक़्त ऐसा आएगा कि शुरू से ही बच्चे को जिसमें उसकी सबसे ज़्यादा रुचि है, वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए छोटे क्लासों में वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि छोटे क्लास में उसका जो नेचुरल बेंट ऑफ माइंड है, यानी उसकी रुचि है, उसका जो एप्टीट्यूड है, किस सब्जेक्ट के लिए है, वो अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी रुचि के बारे में उसका अंदाज़ा लगाना आसान होता जाता है। इसीलिए आपने देखा है कि नवीं क्लास से इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि बच्चे के अंदर समझ जो है, वो 11-12 साल की उम्र से नॉर्मली आना शुरू होती है। और टीचर का भी एप्टीट्यूड बड़ा ज़रूरी है। टीचर का एप्टीट्यूड किस तरह से ज़रूरी है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होना चाहिए, वो सब अभी हम आगे डिस्कस। Qualities of a teacher. Well, some qualities are essential for being a good teacher. So I'm going to discuss those qualities of a teacher. Number one, he should be able to judge the mental level and nature of each student. Number two, he or she should be able to tackle each student according to the mental level and nature of the student. Third, he should have love and sympathy for the students like his or her own children. Number four, he or she should be able to judge their depths of knowledge. Number five, he or she should be able to support and help the students in such a manner that they can grow mentally according to demands. Number six, he or she should be polite, friendly, and humorous with students up to such a limit that she gets respect in return and does not lose control over the students. Number seven, the most important is an in-depth knowledge of the subject. तो देखिए, एक शिक्षक के गुण जो हैं, वो गुण हैं जो कि ज़रूरी हैं एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं उन गुणों की ही बात करूँगा जिसकी वजह से टीचर को पसंद किया जाता है और उसकी इज़्ज़त होती है। नंबर 1, छात्रों के मानसिक स्तर और स्वभाव को आँकने में सक्षम होना चाहिए। प्रत्येक छात्र के मानसिक स्तर और स्वभाव के अनुसार उसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। यानी ये दोनों चीज़ें देखिए ज़रूरी है कि एक तो आप सही जज कर पाएँ कि हम जिस बच्चे से बात कर रहे हैं, जिससे हम डील कर रहे हैं, उसका मेंटल स्टेटस क्या है? उसकी सोच की गहराई कहाँ तक है और उसका नेचर क्या है? क्योंकि हर नेचर के स्टूडेंट को एक ही तरीके से नहीं आँका जा सकता। उसको उसके नेचर के हिसाब से अगर आप डील करेंगे, तो उस पे ज़्यादा बेहतर असर होगा और उसको ज़्यादा फ़ायदा। नंबर 3, विद्यार्थियों के प्रति अपने बच्चों के समान प्रेम और सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए।
साथ ही ज़ाहिर है कि बच्चे हैं, वो आप उनको पढ़ा रहे हैं, आपसे तो छोटे हैं। तो आप उनको इस तरह की फीलिंग दें कि जैसे वो आपके ही बच्चे हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार से बात करते हैं, अपनाइयत से बात करते हैं, उनको वही फीलिंग आपके साथ बात करने में आना चाहिए। तभी वो आपसे फ्री होंगे। अपनी परेशानी, अपने विचार आपके साथ शेयर करें। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा डर गए या आपकी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं की, तो प्रॉब्लम। फिर आप उनको हैंडल सही से नहीं कर पाएँगे और वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाएँगे। नंबर 4, विद्यार्थी के ज्ञान की गहराई का आकलन करने में सक्षम होना चाहिए और वो कितना जानता है, वो सही जज कर लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है। हर अच्छा टीचर जो है बच्चे से बात करते ही सब्जेक्ट पे कोई भी वो सवाल पूछे या उसको जब वो बताता है उसका जो जवाब आता है उससे फौरन टीचर जांच लेता है कि ये बच्चा कितनी गहराई में है, इसका नॉलेज जो है कितना डीप है। नंबर 5, विद्यार्थियों को इस प्रकार से सहयोग एवं सहायता प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए कि वे मांग के अनुसार मानसिक रूप से विकसित हो सकें। तो इस तरह से उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसे हेल्प करना है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। यानी उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें घुस सकें जो आप डालना चाहते हैं। नंबर 6, विद्यार्थियों के साथ इस सीमा तक विनम्र, मैत्रीपूर्ण और विनोदी या मज़ाकिया होना चाहिए कि बदले में उन्हें सम्मान मिले और विद्यार्थियों पर उनका नियंत्रण भी न खोने पाए। तो ये भी देखिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको पोलाइट तो होना है, प्यार से भी बर्ताव करना है, दोस्ती जैसा आपको माहौल क्रिएट करना है, आपको हँसी-मज़ाक भी उनके साथ करना है, मगर एक लिमिट के अंदर। अगर वो लिमिट आपने पार कर दी और इतने ज़्यादा वो आपसे फ्री हो गए कि आपकी इज़्ज़त ही ना करें, तो आपकी बात भी नहीं माने। फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज़ एक लिमिट के अंदर करें। उन्हें खुलने दें, आपसे वो खुल के अपनी बात कह सकें। इतनी ढील उनको देना होगी, इस तरह का हँसी-मज़ाक करना होगा। ये नहीं कि आप उनसे गंदे मज़ाक शुरू कर दें, कि आपकी इज़्ज़त ही करना छोड़ दें। आपको बिल्कुल अपने बराबर का समझने लगें। ना, डिफ़रेंस आपको रखना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन अच्छे बर्ताव के साथ। पोलाइट भी होना ज़रूरी है, फ्रेंडली भी होना ज़रूरी है, ह्यूमरस भी होना ज़रूरी है, ताकि वो फ्री हो पाएँ। नंबर 7, सबसे महत्वपूर्ण है विषय का गहन ज्ञान, जो पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो आपका जो नॉलेज है, आपको अपने सब्जेक्ट पे जो मास्टरी है, वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। आपके कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब आपके अपने ही क्लियर नहीं होंगे, तो आप अपने स्टूडेंट को कैसे समझाएँगे? इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब इस टीचर के पास अपने सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, तो वो बच्चों को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। बच्चे उसकी इज़्ज़त ही नहीं करते। अरे! सर को तो खुद ही कुछ नहीं आता, हमें क्या बताएँ? फ़ौरन उनका अप्रोच ये हो जाएगा। अगर एक भी आपने गलती उनके सामने कर दी, इसलिए आपको फुल कंट्रोल रखने के लिए डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे अभी मैं पुराने ज़माने की और आज के ज़माने की बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रोल ऑफ ए टीचर जो है, यानी शिक्षक की भूमिका, वो 10 डिफरेंट कैटेगरीज़ में बाँट दी गई है। पुराने ज़माने में क्या था? टीचर होते थे, एक प्रिंसिपल होता था। उसको पूरे स्कूल को हैंडल करना होता था, टीचर्स को हैंडल करना होता था, स्टूडेंट को हैंडल करना होता था, वहाँ के बाकी स्टाफ को हैंडल करना। लेकिन आज टीचर्स के अलग-अलग रोल हैं, अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है।
आज सबकी अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक एजुकेशन लेवल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। पहले हर टीचर खाली अपने सब्जेक्ट से मतलब रखता था, बस वो अपना सब्जेक्ट तैयार करता था, बच्चों को आके लेक्चर दे देता था, पढ़ा देता। उस ज़माने में उतना एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते थे। बहुत से बहुत टीचर पढ़ाता था, उसके बाद क्वेश्चंस पूछ लेता था और बच्चों से सुनता था, दैट्स ऑल। आज के दौर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के डिफरेंट मेथड्स, वो सारे उनको बताए जाते हैं और अलग-अलग बच्चे की कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। उनको सॉल्यूशंस का मेथड अलग है। तो उसी की बेस पे जो टीचर का रोल है, उसको भी अब 10 डिफरेंट कैटेगरीज़ में बाँट दिया गया है, जो कि लिस्ट आपको यहाँ सामने नज़र आ रही है। तो रोल ऑफ ए टीचर या शिक्षक की भूमिका जो है, दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 10 डिफरेंट पार्ट्स। अब हम इनमें से एक-एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रोल है रिसोर्स प्रोवाइडर, संसाधन प्रदाता, इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट, अनुदेशात्मक विशेषज्ञ, करिकुलम स्पेशलिस्ट, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, क्लासरूम सपोर्टर यानी कक्षा समर्थक, लर्निंग फैसिलिटेटर यानी शिक्षण सुगम करता, मेंटर यानी उपदेशक, स्कूल लीडर यानी विद्यालय राह, डाटा कोच तथ्य तैयार करने, कैटलिस्ट फॉर चेंज परिवर्तन का उत्प्रेरक, लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग आजीवन सीखने वाला। तो ये 10 रोल हैं जिसमें आज टीचर्स को बांट दिया गया और हर टीचर को अपने पढ़ाने के अलावा कुछ अलग जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। जो अच्छे स्कूल हैं वो इसी पैटर्न पे काम करते हैं। तो अब हम एक-एक करके इस अलग-अलग रोल के बारे में डिस्कस करें। तो फर्स्ट रोल है रिसोर्स प्रोवाइडर का, यानी संसाधन प्रदाता। टीचर्स हेल्प देयर colleagues by sharing instructional resources. These might include websites, instructional materials, readings, or other resources to use with students. They might also share such professional resources as articles, books, lesson or unit plans and assessment tools. शिक्षक निर्देशात्मक संसाधन साझा करके अपने सहकर्मियों की मदद करते हैं। इनमें वेबसाइट, निर्देशात्मक सामग्री, पठन सामग्री या छात्रों के साथ उपयोग करने के लिए अन्य संसाधन शामिल हो सकते हैं। वे लेख, किताबें, पाठ या इकाई योजनाएं और मूल्यांकन उपकरण जैसे पेशेवर संसाधन भी साझा कर सकते हैं। तो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर से ही हमें बहुत कुछ मिल जाता है। तो उसी के बारे में देखिए यहाँ पे बात की गई है कि आजकल हर चीज़ की वेबसाइट मौजूद है और आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का, किसी भी करिकुलम का डिटेल निकाल सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। तो रिसोर्स प्रोवाइडर का काम वही है कि वो डिटेल निकाले और अपने साथियों के साथ शेयर करे। हर वो नई से नई चीज़, क्योंकि आजकल रोज़ नई कुछ रिसर्च होती है और उस रिसर्च के रिज़ल्ट्स आए दिन न्यूज़पेपर्स में, नेट पे, हर जगह आपको मिल जाएँगे। तो वो तलाश करना होगा और वो नई चीज़ों को टीचर्स को और टीचर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पहुँचाना होगा। तो रिसोर्स प्रोवाइडर का यही काम। तो सेकंड है इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट, अनुदेशन विशेषज्ञ।
An instructional specialist helps colleagues implement effective teaching strategies. This help might include ideas for differentiating instruction or planning lessons in partnership with fellow teachers. Instructional specialists might study research based classroom strategies, explore which instructional methodologies are appropriate for the school, and share findings with colleagues. एक अनुदेशन विशेषज्ञ सहकर्मियों को प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को लागू करने में मदद करता है। इस मदद में साथी शिक्षकों के साथ साझेदारी में निर्देश को अलग करने या पाठों की योजना बनाने में विचार शामिल हो सकते हैं। अनुदेशन विशेषज्ञ शोध आधारित कक्षा रणनीतियों का अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि स्कूल के लिए कौन सी अनुदेशन पद्धतियां उपयुक्त हैं और सहकर्मियों के साथ निष्कर्ष साझा कर सकते हैं। तो देखिए, सीधी देसी भाषा में अगर बात करें तो आपको नेट के ज़रिए या दूसरी तरीकों से या जो सर्कुलर्स आते रहते हैं, पेपर्स में आता रहता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते रहते हैं, वो सारे रिसर्च पे बेस्ड होते हैं। उसमें पढ़ाने के लिए हमें क्या मेथड लगाना है, क्या स्ट्रेटेजीज़ फॉलो करनी है, वो सब हम लेटेस्ट मेथड से अगर अप्लाई करेंगे, तो जो आज के टीचिंग माहौल के हिसाब से और टीचिंग मटेरियल के हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से फिट हो, वो चीज़ दूसरों के साथ शेयर करें, उन्हें बच्चों के साथ शेयर करें और क्लासरूम में टीचर को किस स्ट्रेटजी से पढ़ाना है, किस तरह के क्वेश्चंस कराना है, किस तरह से उनके आंसर लिखाने हैं, ये सब जो इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट है, वो सारा स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, जहाँ से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिले, वो अपने साथियों के साथ शेयर करे और उनकी मदद करे। तो ये इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट का जॉब है। थर्ड है करिकुलम स्पेशलिस्ट, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ। Understanding content standards, how various components of the curriculum link together, and how to use the curriculum in planning instruction and assessment is essential to ensuring consistent curriculum implementation throughout a school. Curriculum specialists lead teachers to agree on standards, follow the adopted curriculum, use common pacing charts, and develop shared assessments. सामग्री मानकों को समझना, पाठ्यक्रम के विभिन्न घटक आपस में कैसे जुड़ते हैं और निर्देश और मूल्यांकन की योजना बनाने में पाठ्यक्रम का उपयोग कैसे किया जाए, ये पूरे स्कूल में सुसंगत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक। पाठ्यक्रम विशेषज्ञ शिक्षकों को मानकों पर सहमत होने, अपनाए गए पाठ्यक्रम का पालन करने, सामान्य पेसिंग चार्ट का उपयोग करने और साझा मूल्यांकन विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए, आज के दौर में करिकुलम यानी पाठ्यक्रम जो है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट कि क्या सिलेबस आप ले रहे हैं, उसमें क्या-क्या पढ़ा रहे हैं, किस स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं। हर क्लास का एक खास पैटर्न होता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या लेके किस चैप्टर को आप पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में उसके आगे का डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, उसके आगे उससे मुश्किल करिकुलम होना चाहिए, यानी डिफिकल्टी लेवल उसी के अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है कि बाकी सारी दुनिया में जिस तरह का कोर्स चल रहा है,
जो सिलेबस है, जिस तरह के चैप्टर्स हैं, उसमें क्या-क्या कवर किया गया है, ये लगभग कॉमन हो चुका है। दुनिया के किसी भी हम करिकुलम की बात करें, तो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है और ये आप किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड करिकुलम जो है लगभग सेम है। अगर आप इंडिया से पास करके जा रहे हैं, मान लीजिए हाई स्कूल, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे किसी कंट्री में चले जाएँ और अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ आप बिल्कुल फेल हो जाएँ, ऐसा नहीं। हर मुल्क का अब लगभग सेम करिकुलम है, सेम स्टैंडर्ड। ये सारा कॉमन हो चुका है, यानी सारी दुनिया में एक-दूसरे से कंसल्ट करके ये सब स्कीमें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप अगर स्विच ओवर करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। अपना पढ़ाने का मेथड अलग हो सकते हैं, किस तरह से आप कोर्स को डिवाइड कर रहे हैं, वो अलग हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड पे ख़ास एक ध्यान रखा जाता है। तो जो करिकुलम स्पेशलिस्ट है, वो इन्हीं सब बातों को स्टडी करता है कि बाकी दुनिया में किस तरह से सिलेबस चल रहा है, किस तरह का कोर्स लिया गया है, क्या-क्या चैप्टर्स उसमें लिए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ाना है, किस स्टैंडर्ड से पढ़ाना है, किस तरह के क्वेश्चन्स रखना है, कैसे उन्हें एक्सप्लेन करना है। पहले आप स्कूलों में प्रैक्टिकल ज़्यादा किया करते थे। आज के दौर में शायद प्रैक्टिकल ख़ास तौर से इंडिया में कम हो गए। लेकिन उन प्रैक्टिकलों की जगह आप उन्हीं प्रैक्टिकल्स को वीडियोज़ के ज़रिए देख सकते हैं। जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे वो सारे प्रैक्टिकल जो हैं वीडियोज़ के ज़रिए दिखा दिए जाते हैं और बच्चों को समझा दिया जाता है कि ये करने से ऐसा होगा। वो बाकायदा प्रैक्टिकली सब होता हुआ देख लेते हैं। तो इस तरह से करिकुलम चेंज हो रहा है। धीरे-धीरे सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। पहले क्या होता था, मान लीजिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री लैब में उसमें एसिड्स भी रखे हैं, बेस भी रखे हैं, लोग बच्चे एक-दूसरे के ऊपर डाल देते थे, नुकसान हो जाता था। कपड़े जला लेते थे, कापी किताबें जला लेते। तो उसको सबको देखते हुए चेंजेस की गई हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है उसकी जगह। हालाँकि उससे जो हमारे सस्ते स्कूल वग़ैरह हैं, वो काफ़ी नुकसान में आ गए हैं। उनमें वो सारे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पाते, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं मिल पाती। उसकी वजह से वो शायद पीछे होते जा रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी और मेहनत करना पड़ेगी कि वहाँ पे भी टीचिंग लेवल वही हो जाए जो अच्छे, महँगे और प्रोफ़ेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है। वो जिस दिन इंडिया में भी हो गया, तो शायद हमारा भी जो एजुकेशन लेवल है वो और ऊपर आ जाए। तो करिकुलम स्पेशलिस्ट जो हैं, उनका यही काम है कि वो देखना कि आप किस टॉपिक को किस तरीके से स्टूडेंट के सामने रखें कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से उसको समझ सके, प्रैक्टिकली उसे समझ सके कि ये सब पढ़ाने का मकसद क्या है? क्या एम है? एमलेस टीचिंग जो है वो लगभग अब बंद होती जा रही है। अब जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो एक ख़ास एम के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। पहले पढ़ा दिया जाता था, पढ़ाने वाले को भी नहीं पता होता था कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, बस पढ़ा देते थे। आज वो सारी चीज़ों पे रिसर्च हो रही है, उसको समझने की कोशिश की जा रही है और प्रैक्टिकल वे में उसको समझाया जाता है, उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए, वो भी आजकल समझाया जाता है। तो इसलिए करिकुलम स्पेशलिस्ट जो हैं, उनको यही सारा प्लान करना होगा कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि स्टूडेंट जो है वो उसको अच्छी तरह समझ सके। फोर्थ इज क्लासरूम सपोर्टर, कक्षा समर्थक। Classroom supporters work inside classrooms to help teachers implement new ideas, often by demonstrating a lesson, co teaching, or observing and giving feedback. Consultation with peers enhances teachers' self efficacy. That is,
Teachers believe in their abilities and capacity to successfully solve teaching and learning problems as they reflect on practice and grow together. It also encourages a bias for action, that is, improvement through collaboration on the part of teachers. कक्षा समर्थक शिक्षकों को नए विचारों को लागू करने में मदद करने के लिए कक्षाओं के अंदर काम करते हैं, अक्सर एक पाठ का प्रदर्शन करके, सह शिक्षण करके या अवलोकन करके और प्रतिक्रिया देकर। साथियों के साथ परामर्श, शिक्षकों की आत्म प्रभावकारिता, शिक्षकों की अपनी क्षमताओं और शिक्षण और सीखने की समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने की क्षमता में विश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि वे अभ्यास पर विचार करते हैं और एक साथ बढ़ते हैं, और ये शिक्षकों की ओर से कार्रवाई सहयोग के माध्यम से सुधार के लिए पूर्वाग्रह को भी प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, क्लासरूम सपोर्टर ये एक नई चीज है जो कि इम्प्लीमेंट की जा रही है। यानी एक टीचर है, वो अपने क्लास को पढ़ा रहा है, तो दूसरा जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में जाके उनका फीडबैक लेता है। दूसरे ने जो कुछ समझाया था वो स्टूडेंट्स ने कहाँ तक समझा, वो समझने की कोशिश करता है। तो उसमें क्या है कि जो पढ़ा रहा है वो खाली एंगेज है, अपनी तैयारी करके आता है, वो अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता है। दूसरा उसका रिजल्ट जाके क्लास में चेक करता है और उनके करीब जाके, स्टूडेंट के करीब जाके उनको समझने की कोशिश करता है कि उन्होंने कितना समझा। उसके हिसाब से वो अपने साथी को फीडबैक देता है कि बच्चे यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ इनको क्लियर हो गई, ये क्लियर नहीं हुई। तो इस तरह वो म्यूचुअली आपस में डिस्कस करके जिन जगहों पे कोई प्रॉब्लम थी, जहाँ समझाने में कुछ कमी रह गई थी, उन चीज़ों को वो दूर करते हैं। दोनों मिलके काम करते हैं। तो जो सपोर्टर है, उसका काम स्टूडेंट्स के करीब जाके उनको समझना, उन्होंने कितना फॉलो किया, क्या चीज़ उनके समझ में आसानी से आई, क्या मुश्किल से आई, किस तरह से वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये सारा जाके वो स्टडी करता है। और किस लेवल तक जो दूसरे उनके साथी का पढ़ाया हुआ है, उनके ब्रेन में उतरा है, उसको वो जज करते हैं। भाई एग्ज़ाम तो आपका कुछ महीने बाद, साल भर बाद होता है, लेकिन डेली के डेली रिपोर्ट लेने के लिए अगर इस तरह से क्लासरूम सपोर्टर फिक्स होंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें फ़ौरन ही पढ़ाने के बाद रिज़ल्ट क्या रहा, बच्चे कितना समझे, वो फ़ौरन मिल जाता है। तो हमें उतने दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। क्या आपका मान लीजिए मंथली टेस्ट है, उसमें ही नहीं पता चलेगा, मालूम हुआ कि 50 में से 40 बच्चे फेल हो गए। क्यों हो गए साहब? क्या कमी रह गई थी? वो 1 महीने बाद पता चलेगा। तो ना, डेली के डेली दूसरा आदमी अगर चेक कर रहा है कि बच्चे कितना फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि फ़ौरन फीडबैक मिलता जाएगा और नौबत उसकी नहीं आएगी। इस आप टेस्ट 1 महीने बाद लेते हैं, 2 महीने बाद लेते हैं, 3 महीने बाद लेते हैं, उस टाइम रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा, आपको रोज़ रिज़ल्ट पता चलेगा। तो क्लासरूम सपोर्टर का यही काम है कि वो फीडबैक लेके जो दूसरा मेन टीचर है उसको रिपोर्ट देगा और बच्चों को जहाँ तक हो सकेगा अपने लेवल पे भी को-टीचिंग करेगा, उसको पढ़ाएगा। अपने लेवल पे सॉल्व करेगा। अगर उनमें कुछ कमी रह गई है, वो उसको एक्सप्लेन करेगा। उनको किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो समझाएगा। इस तरह से दोनों मिलके चलेंगे, तो बच्चों के आगे कोई भी बैकलॉग नहीं रहेगा। यानी जो कुछ पढ़ते जाएँगे, सब उनका बिल्कुल फाइनल होता जाएगा। वो बिल्कुल अच्छी तरह तैयार होता जाएगा। तो दिस इज़ द मॉडर्न मेथड टू प्रोवाइड a classroom supporter for the help of the main teacher. Number 5 is learning facilitator.
शिक्षण सुगम करता। Facilitating professional learning opportunities among staff members is another role for teacher leaders. When teachers learn with and from one another, they can focus on what most directly improves student learning. Their professional learning becomes more relevant, focus on teachers, classroom work, and aligned to fill gaps in student learning. Such communities of learning can break the norms of isolation present in many schools. कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक शिक्षण के अवसरों को सुगम बनाना शिक्षक नेताओं की एक और भूमिका है। जब शिक्षक एक दूसरे के साथ और एक दूसरे से सीखते हैं, तो वे इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि छात्रों के सीखने में सबसे ज्यादा क्या सुधार होता है। उनकी व्यावसायिक शिक्षा ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, शिक्षकों के कक्षा के काम पर केंद्रित होती है और छात्रों के सीखने में अंतराल को भरने के लिए संरेखित होती है। सीखने के ऐसे समुदाय कई स्कूलों में मौजूद अलगाव के मानदंडों को तोड़ सकते हैं। तो लर्निंग फैसिलिटेटर, जैसा कि यहाँ पे अभी बताया मैंने, उनका काम यह है कि आपस में टीचर्स एक दूसरे को गाइड करें। जो लीडर्स हैं वो ऐसी चीजें ढूंढ के लाते हैं जो उनके सब्जेक्ट में और उनको फायदा करे। जब हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, मान लीजिए अगर हम उसको 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं और उसी टॉपिक को आप 7th और 8th स्टैंडर्ड के बुक से अगर पढ़ लें तो और डिटेल में हमें पता चल जाता है, क्योंकि क्लास के हिसाब से स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। तो अगर ऐसी बुक आपको मिल जाती है जिसमें उससे ज्यादा डिटेल में मिलता है, तो क्या होता है कि आप उसको और ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी और ज्यादा बारीकियों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लर्निंग फैसिलिटेटर का काम यही है कि वो ऐसा मटेरियल जमा करे जो उस टीचर को उस क्लास में पढ़ाने के लिए और एड का काम, यानी उसके काम को और आसान बना दे। तो जो लर्निंग फैसिलिटेटर हैं वो एक तरह से लीडर्स होते हैं, यानी वो टीचर लीडर्स हैं जो कि दूसरे टीचर्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें मदद करते हैं कि और नई चीजें सीखने में। यानी क्लास में बच्चों को कैसे वो एक्सप्लेन करें, कैसे और बेटर उसको इम्प्रूव करें, जो कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड और कैसे वो ऊपर लाएं, और क्लैरिफिकेशन के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी हैं, किन चीजों से बच्चों को ज्यादा फायदा हो रहा है, वो स्टडी करें और जो साथी टीचर हैं उनको समझाएं कि आप देखिए ये भी तैयार करिए, इसके ज़रिए इनको एक्सप्लेन करिए ताकि जल्दी से समझ पाएँ और ज़्यादा गहराई से समझ पाएँ। तो इस तरह का जो रोल अदा करते हैं, उन्हीं टीचर्स को हम लर्निंग फैसिलिटेटर कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे टीचर को सीखने में मदद कर रहे हैं, उनके लर्निंग में वो फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी समझा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ लर्निंग फैसिलिटेटर, यानी शिक्षण सुगमकर्ता का। तो इस तरह से ये नई नई रोल्स हैं जो कि अब निकाली जा रही हैं और टीचर्स को दी जा रही हैं, जिससे जो स्टेटस है, जो स्टैंडर्ड है पढ़ाने का, वो और इम्प्रूव हो जाए और बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से अपने सब्जेक्ट को समझ पाए। मेंटर, उपदेशक। Serving as a mentor for novice teachers is a common role for teacher leaders. Mentors serve as role models, acclimate new teachers to a new school, and advise new teachers about instruction, curriculum, procedure, practices, and politics.
Being a mentor takes a great deal of time and expertise and makes a significant contribution to the development of a new professional. नए शिक्षकों के लिए मेंटर के रूप में काम करना शिक्षक नेताओं के लिए एक आम भूमिका है। मेंटर रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं, नए शिक्षकों को नए स्कूल के लिए तैयार करते हैं और नए शिक्षकों को निर्देश, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया, प्रथाओं और राजनीति के बारे में सलाह देते हैं। मेंटर बनने के लिए बहुत समय और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और ये एक नए पेशेवर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मेंटर के बारे में देखिए, पहले भी मैं बता चुका हूं, मेंटर का काम होता है ब्रेन वॉश करना। यानी जो कुछ आप जानते हैं उसको और उभारना, आपको आपकी कैपेसिटीज के बारे में एहसास दिलाना और आपकी जो कमियां हैं उन्हें दूर करना। तो जब कोई नया टीचर किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है तो वहां के रूटीन से वो वाकिफ नहीं होता, जानता नहीं। तो उसको वहां के जो करिकुलम है, जो पढ़ाने के तरीके हैं उस पर्टिकुलर स्कूल के, क्या वो प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, क्या वो स्टडीज फॉलो करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, किस किस्म की स्कूल में पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरह का बिहेवियर बच्चों का है, किस तरह का दूसरे कुलीग्स का है, वो बताने के लिए जो पुराने टीचर्स हैं वो मेंटर का काम करते हैं, यानी उपदेशक का। यानी उन नए टीचर्स को वो एक तरह से समझ लीजिए ट्रेन करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। यानी उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उनको वो और निखारने की कोशिश करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को इस लायक बनाते हैं कि वो उस स्कूल के बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सके। क्योंकि नए टीचर का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उस एक्सपीरियंस को, जो उसकी कमी है उनके अंदर, उसको वो अपने मेथड से, अपने एक्सपीरियंस से वो उसको ट्रेन करते हैं। यानी उसका एहसास दिलाते हैं, उसको ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें सीख देते हैं, या उनका जो अपनी खासियतें हैं वो उनको एहसास दिलाते हैं, और अगर कहीं कोई कमी है तो वो उसका भी एहसास दिलाते हैं, ताकि वो स्टूडेंट के सामने जाके फेल ना हो। और इस काम के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट और पुराना टीचर चाहिए होता है। तो मेंटर का रोल ऐसे ही टीचर करते हैं जिनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है। द सेवेंथ कैटेगरी इज स्कूल लीडर। तो being a school leader means serving on a committee such as school improvement team, acting as a grade level or department chair, supporting school initiatives, or representing the school on community or district task force or committees. A school leader shares the vision of the school, aligns his or her professional goals with those of the school and district, and shares the responsibility for the success of the school as a whole. स्कूल लीडर होने का मतलब है किसी समिति में काम करना, जैसे कि स्कूल सुधार टीम, ग्रेड लेवल या डिपार्टमेंट चेयर के रूप में काम करना, स्कूल की पहलों का समर्थन करना, या समुदाय या जिला टास्क फोर्स या समितियों में स्कूल का प्रतिनिधित्व करना। एक स्कूल लीडर के विजन को साझा करता है, अपने पेशेवर लक्ष्यों को स्कूल और जिले के लक्ष्यों के साथ जोड़ता है और पूरे स्कूल की सफलता के लिए जिम्मेदारी साझा करता है। तो अभी तक हमने जिन कैटेगरीज की बात की थी, वहां पे स्कूल के अंदर रह के टीचर्स जो काम करते हैं उसकी बात। वो अलग बात है कि आप नेट से या कहीं से इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के
बाहर भी लोगों से इंटरेक्शन करना होता है। उसके लिए कुछ स्कूलों में बाकायदा कमिटीज़ बन जाती हैं, कहीं पे कोई स्कूल लीडर फिक्स कर दिया जाता है। आजकल के दौर में एक प्रिंसिपल को सारी चीज़ों से इंटरैक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि जो बड़े स्कूल हैं उसमें कई-कई हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ गार्जियन से इंटरैक्शन करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि स्कूल के लिए प्लानिंग, दूसरे स्कूलों से डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटीज़ से या और चीज़ों से इंटरैक्ट करने का टाइम नहीं बचता है। उसके लिए टीचर्स के अंदर कुछ स्कूल लीडर्स को चुना जा सकता है, जो बाहर की डिफरेंट स्कीमों से जुड़ के वहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। यानी स्कूल के बिहाफ़ पे दूसरी बॉडीज़ से इंटरैक्ट करने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है, वो स्कूल लीडर कहलाता है। यानी स्कूल लीडर का काम क्या है कि स्कूल में रह के दूसरे डिपार्टमेंट से, कमिटीज़ से, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन से इंटरैक्ट करके स्कूल के बेटरमेंट के लिए काम करें। तो हो सकता है आपके स्कूल में किसी चीज़ की कमी हो, आपको दूसरे स्कूल से जब आप इंटरैक्ट करते हैं, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ सजेशन मिले। तो आप अगर दूसरे लोगों से भी सजेशन लेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, उससे भी स्कूल का फ़ायदा हो सकता है। तो उस पर्पस के लिए जिन टीचरों को चुना जाता है, वो स्कूल लीडर की हैसियत से काम करते हैं। दिस इज़ 8th टाइप रोल ऑफ ए टीचर, दैट इज़ डेटा कोच, तथ्य तैयार करने वाला। Although teachers have access to a great deal of data, they don't often use that data to drive classroom instruction. Teacher leaders can lead conversations that engage their peers in analyzing and using this information to strengthen instruction. The data coach guides teachers as they discuss the strengths and weaknesses of students, writing performance as a group, as individuals, by classrooms, and in disaggregated clusters by race, gender, and previous school. They then plan instruction based on this data. हालांकि शिक्षकों के पास बहुत सारे डेटा तक पहुंच होती है, लेकिन वे अक्सर उस डेटा का उपयोग कक्षा में निर्देश देने के लिए नहीं करते हैं। शिक्षक नेता बातचीत का नेतृत्व कर सकते हैं, जो उनके साथियों को निर्देश को मजबूत करने के लिए इस जानकारी का विश्लेषण करने और उसका उपयोग करने में संलग्न करता है। डेटा कोच शिक्षकों को मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वे समूह के रूप में व्यक्तिगत रूप से, कक्षाओं के अनुसार और जाति, लिंग और पिछले स्कूल के अनुसार अलग-अलग समूहों में छात्रों के लेखन प्रदर्शन की ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करते हैं। फिर वे इस डेटा के आधार पर निर्देश की योजना बनाते हैं। तो देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, जो बच्चे की हिस्ट्री है वो खाली रजिस्टरों तक लिमिटेड होती थी। एक अटेंडेंस रजिस्टर होता था और उसी में थोड़ा बहुत डिटेल होता था, और उसकी बाकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो एक रजिस्टर उसके लिए अलग बनाया जाता था, उसमें नोट कर ली जाती थी। लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है। दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब कि आप रजिस्टरों से छानते फिरें अगर किसी एक बच्चे के सिलसिले में आपको मालूम करना है। आज वक़्त चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आजकल सारा डेटा जो है, एक-एक स्टूडेंट का हम किसी डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करके डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल, बड़ा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। उसमें आप डेटा डाल दीजिए, जहाँ से दिल चाहे जिस टाइम मिनटों में, सेकंडों में आप उसका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
टाइम वेस्ट नहीं होता। हज़ारों के बीच में से आपको किसी एक स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना है, 1-2 सेकंड के अंदर आप उसको फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं। तो फ़िल्टर का यूज़ करके कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी चीज़ पे भी बेस्ड है, किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर इतने मार्क्स लाने वाले कौन-कौन स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन निकालना है, एक क्लिक के अंदर आप फ़ौरन मालूम कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ आज अवेलेबल हैं। तो वो टीचर जो इस तरह का डेटा मेंटेन करता है, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसे डेटा कोच कहते हैं, यानी तथ्य तैयार करने वाला। तो वो टीचर होना चाहिए जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो। कोई डेटा सॉफ्टवेयर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक्सेस है या एक्सेल है, इनका यूज़ करके वो पूरे स्कूल का रिकॉर्ड एक ही फ़ाइल में मेंटेन कर सकता है। उस फ़ाइल के ज़रिए कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, जिसका यूटिलाइज़ेशन स्कूल के बेटरमेंट के लिए किया जा सकता है। 9th कैटेगरी इज़ कैटलिस्ट फॉर चेंज, परिवर्तन के उत्प्रेरक। Teacher leaders can also be catalysts for change, visionaries who are never content with the status quo but rather always looking for a better way. Teachers who take on catalyst role feel secure in their work and have a strong commitment to continual improvement. They pose questions to generate an analysis of a student learning. शिक्षक नेता परिवर्तन के उत्प्रेरक भी हो सकते हैं, दूरदर्शी जो कभी भी यथास्थिति से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि हमेशा बेहतर तरीके की तलाश में रहते हैं। उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले शिक्षक अपने काम में सुरक्षित महसूस करते हैं और निरंतर सुधार के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता रखते हैं। वे छात्रों के सीखने का विश्लेषण करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो कैटलिस्ट वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है, कैटलिस्ट फॉर चेंज। तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन को तेज कर देता है, खुद उसमें हिस्सा नहीं लेता मगर रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जो बच्चे कैटेगरी इसकी यानी कैटलिस्ट के बारे में नहीं जानते, यानी जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, उनके लिए आप यूं समझ लीजिए उन्होंने फोटोसिंथेसिस जरूर पढ़ा होगा। छोटे क्लास में ही शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस के, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो वहां पे खाना बनाने के लिए पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है, लेकिन वहां पे क्लोरोफिल और सनलाइट जो है वो कैटलिस्ट का काम करती है, उनकी प्रेजेंस जरूरी है। यानी कैटलिस्ट उसको कहते हैं जिसकी मौजूदगी की वजह से कोई काम, कोई फंक्शन, कोई सिस्टम फास्ट हो। तो टीचर लीडर जो इसी डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी जिनकी प्रेजेंस की वजह से आपका सिस्टम फास्ट हो जाता है, आपका स्कूल का ग्रोथ फास्ट हो जाता है। वो खाली इसी तरह के सवाल पूछते रहते हैं दूसरे टीचर से, स्टूडेंट से, नए नए कमिटमेंट्स डिजाइन करने के लिए, नई नई तरीके इजाद करने के लिए, नए नए स्टाइल यूटिलाइज करने के, ताकि स्कूल की जो डेवलपमेंट है वो और फास्ट हो जाए, जो एजुकेशन है उसका अपलिफ्टमेंट हो, वो एडवांस हो जाए। तो इसके लिए कुछ टीचर्स फिक्स किए जाते हैं जिनके अंदर ट्रेमेंडस कैपेसिटी हो कि वो इंफॉर्मेशन निकाल पाएं, उससे डिसीशंस ले पाएं और स्कूल के बेटरमेंट के लिए काम कर पाएं। तो उन्हें कैटलिस्ट फॉर चेंज की हैसियत से यूटिलाइज किया जाता है। द 10th कैटेगरी इज लर्नर, शिक्षार्थी यानी सीखने वाला। Among the most important roles teacher leaders assume is that of the learner.
Learners model continual improvement, demonstrate lifelong learning, and use what they learn to help all students achieve. शिक्षक नेताओं द्वारा निभाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक विद्यार्थी की भूमिका है, यानी शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी निरंतर सुधार का मॉडल प्रस्तुत करते हैं, आजीवन सीखने का प्रदर्शन करते हैं और जो कुछ वे सीखते हैं उसका उपयोग सभी छात्रों को सफल होने में मदद करने के लिए। तो देखिए, टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक अच्छा लर्नर, यानी सीखने वाला, जो हर चीज को नए सिरे से बड़ी जल्दी सीख, उसे गुड लर्नर कहा जाता है। और एक गुड लर्नर ही हमेशा एक अच्छा टीचर भी हो। तो कभी कभी हम अपने स्टूडेंट से भी सीख लेते हैं, भी डिपेंड करता है कि आप कैसे टीचर। कभी कभी बच्चों के सवाल ऐसे होते हैं कि उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर बहुत गहराई से तलाश करना। तो जो क्विक विटेड है, यानी बहुत जल्दी फौरन नतीजे पे पहुंच जाता है। अब डीप लर्निंग आपके पास है, आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानते हैं, तो बच्चा कुछ भी आपसे पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं। और कभी कभी जवाब देते में खुद हम अपने अंदर छुपा हुआ ज्ञान भी खोज लेते हैं। तो लर्नर उसी को कहा जाता है जो दूसरे को बताने के लिए अपने अंदर छुपी हुई जो इंफॉर्मेशंस हैं उसको खुद निकाल के दूसरे के सामने रख सके। तो कुछ ऐसे टीचर्स की भी जरूरत होती है जो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहें, बच्चों के साथ नई नई चीजें डिस्कस करें, बच्चों के ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट करें कि इनको कैसे बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। तो ऐसे ही टीचर को लर्नर कहते हैं। जब ऐसे टीचर दूसरे टीचर्स के साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स जो टीचर्स को आती हैं बच्चों को एक्सप्लेन करने में, और किस तरह वो सीखते हैं, वो दूसरों के साथ अगर शेयर कर सकते हैं तो दूसरों को भी उससे फायदा होता है। तो ऐसे टीचर्स की भी हर स्कूल में जरूरत होती है जो खुद बहुत अच्छे लर्नर। तो ऐसे टीचर्स जो कि अच्छे लर्नर, उनको शिक्षक नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, यानी वो दूसरों को भी गाइड करें कि दूसरे टीचर भी कैसे सीखें, कैसे एक्सपेरिमेंट करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक अच्छा टीचर जो है वो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो अपने स्टूडेंट से भी सीखता है, वो बुक से भी सीखता है, वो हालात से भी सीखता है, वो अपने आंसर से भी सीखता है। कभी कभी आंसर बताते में आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आ जाते हैं जो आपने बुक में नहीं पढ़ा है, वो तरीके कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाते हैं अगर आप वाकई अच्छे टीचर। तो इस तरह से जो आपने नई इंफॉर्मेशन निकाली या नया तरीका इजाद किया, इन्वेंट किया, उसको आप दूसरों के साथ शेयर, उससे दूसरों को भी फायदा हो। तो ये है एक लर्नर यानी शिक्षार्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल्स फॉर ऑल। टीचर्स exhibit leadership in multiple, sometimes overlapping ways. Some leadership roles are formal with designated responsibilities. Other, more informal roles emerge as teachers interact with their peers. The variety of roles ensures that teachers can find ways to lead that fit their talents and interests. Regardless of the roles they assume, teacher leaders shape the culture of their schools, improve student learning, and influence practice among their peers. शिक्षक कई तरीकों से, कभी कभी ओवरलैपिंग तरीके से नेतृत्व प्रदर्शित करते हैं। कुछ नेतृत्व भूमिकाएं निर्दिष्ट जिम्मेदारियों के साथ औपचारिक होती हैं। अन्य अनौपचारिक भूमिकाएं तब उभरती हैं जब शिक्षक अपने साथियों के साथ बातचीत करते हैं।
भूमिकाओं की विविधता ये सुनिश्चित करती है कि शिक्षक अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार या अनुकूल नेतृत्व करने के तरीके खोज सके। वे जो भी भूमिकाएं निभाते हैं, शिक्षक नेता अपने स्कूलों की संस्कृति को आकार देते, छात्रों की शिक्षा में सुधार करते और अपने साथियों के बीच अभ्यास को प्रभावित करते। देखिए, ऊपर हमने बात की 10 वो रोल्स जो कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं जो अच्छे टीचर्स खुद अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। वो उनके अपने इंटरेस्ट हैं। जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उसमें वो खुद से आगे बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनसे दूसरे टीचर्स को भी उनके जो साथी हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। और उनका मेन रोल हमेशा यही रहता है जो टीचर लीडर्स हैं कि वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करें और स्टूडेंट्स का हमेशा भला सोचें और साथ में अपना जो स्टाफ है यानी कुलीग्स हैं उनके, उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी सिखाएं, उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट करें ताकि स्कूल का पूरे विद्यालय का एक डेवलपमेंट और उनका जो परफॉर्मेंस है, स्कूल का परफॉर्मेंस किससे होता है? स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट अच्छा अगर परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उसमें टीचर का भी नाम होता है, स्कूल का भी नाम। तो इस तरह से शिक्षक नेताओं का काम है कि स्कूल के अंदर अच्छा कल्चर क्रिएट करें, एक अच्छी मिसाल कायम करें, एक अच्छी संस्कृति पैदा करें, ताकि देखने वाले भी इम्प्रेस हों। देखने वालों को लगे कि हाँ, वाक़ई एक अच्छा स्कूल है। तो ये सोच हर टीचर की अगर हो जाए, तो वो स्कूल जो है एक आइडियल स्कूल बन जाए।